चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम लोग 1857 1857 के विद्रोह की एक नई यात्रा पर चलेंगे, उस महासंग्राम के नए स्वरूप को भी परिचित होंगे। तो एक इतना बृहद टॉपिक था ये, जिसके लिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम प्रत्येक एग्ज़ाम्स के अनुकूल बनाने का प्रयास मैंने किया है। प्री और जो विशेष रूप से मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके तहत भी इसको बनाया है। पीसीएस, आरओ, नवोदय, केवी, आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, जहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है। तो हम लोग इस विद्रोह को और इस विद्रोह के स्वरूप को, इस आज़ादी के महासंग्राम को एक नए रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत सी बुक्स से ज़रूर पढ़ा है, बहुत से नोट्स से पढ़ा होगा, बहुत से ऑडियो लेक्चर से सुना होगा, वीडियो लेक्चर से सुना होगा, बट आइए हम लोग 1857 के महासमर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखेंगे कि उसमें कुछ नई चीज़ें हमें क्या मिल सकती हैं। आप उसी ऊर्जा, उसी मनोयोग के साथ जुड़े रहिए। मैंने बार बार कहा है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का हो। हमें किताबों के बोझ के तले नहीं दबना है, हमें नोट्स का भंडार इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपनी रैक नहीं सजानी है किताबों से। सिर्फ 4-5 बुक और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन, और इन ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स जो मेरे हैं इनको आप सुनते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप देखिएगा एग्ज़ाम्स तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आज का जो वीडियो है 1857 का, ये सिर्फ ना क्वेश्चंस देगा बल्कि आपको इतिहास पढ़ने की, समझने की एक नई दिशा भी प्रदान करेगा। तो स्टूडेंट्स, लेट वी बिगिन ऑफ स्टार्ट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस होंगे और कुछ ऐसे फैक्ट भी डिस्कस होंगे जिन्हें आपने नहीं भी सुना होगा, और मेंस के पर्पस से हम इसे कैसे लिखेंगे वो भी डिस्कस होगा। पहले तो 1857 पर सीधे हम लोग आते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में क्यों हुआ, क्यों हमारे लोक गीतों में गाना आने लगा कि अब छोड़ दे हमारा देशवा फिरंगी, अब छोड़ दे हमारा देशवा फिरंगी। फिरंगी शब्द हम क्यों लेकर आने लगे, क्यों? तो सबसे पहले इनके रीजन की ओर बात करेंगे, इनके कारणों पर बात करेंगे। किसी भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानने से पहले उसके रीजन जानना जरूरी होता है। और रीजन बेसिकली जो रीजन हमारे होंगे, राजनीतिक होता है, एक तो पॉलिटिकल रीजन होता है, आर्थिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन होगा, सोशल और रिलीजन, सामाजिक और धार्मिक कारण हो सकता है, और इसमें एक आपका सैनिक कारण भी था, मिलिट्री केस भी था, और एक इमीडिएटली केस, तात्कालिक कारण। ये मेंस के हिसाब से भी होगा कि 1857 के कारणों का उल्लेख कीजिए या उसके उन बारूदी ढेर का पता करिए जिसमें छोटी चिंगारी ने इतना बड़ा महासंग्राम पैदा किया। तो जो बारूद के ढेर को बनाने की प्रक्रिया थी वो ये पॉइंट थे। तो जब हम पॉलिटिकल राजनीतिक कारणों पर नज़र डालते हैं तो राजनीतिक कारणों पर सबसे पहला जो कारण है, हालांकि कारण बहुत है इसमें, बट हम मेन कारण कि हम मेंस में उनको जल्दी से लिख पाए तो उन सब कारणों पर आए। तो एक आप जानते हैं सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लाई गई जो सब्सिडियरी अलायंस थी, सहायक संधि थी, उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के स्वरूप को बदल दिया। बड़ी मात्रा में उसने
नवाबों महाराजों को अपने घेरे के अंदर ले लिया, अपनी कठपुतली बना लिया, आप ये जानते हैं। और इसी तरह लाल डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़पने की नीति ने अंग्रेजी साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार कर दिया। झांसी, सतारा, नागपुर, अवध, सबसे पहले उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1848 में किसको हड़पा? सतारा को। ये क्वेश्चंस भी आता है, प्री के हिसाब से भी आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि लाल डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति का शिकार सबसे पहला राज्य कौन सा हुआ? तो 1848 में सतारा हुआ। जिस तरह सब्सिडरी अलायंस का सबसे पहला शिकार आपका हैदराबाद 1798 में हुआ था। लाल डलहौजी ने सतारा, नागपुर, संभलपुर, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, ऐसे तमाम राज्यों को उसने अपनी परिधि में ले लिया। और जो हमारे यहाँ परंपरागत नियम था कि अगर किसी के पास संतान नहीं है तो उसको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था, बट अंग्रेजों ने इस अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। और सबसे दुखद तो था अवध का विलय 1856 में। जिस अवध में स्वयं अंग्रेजी रेजिडेंट थे, और उस अवध का विलय कुशासन के आरोप पर 1856 में कर लिया गया। सोचने वाली बात है कि अंग्रेज कितना बढ़िया शासन करेंगे। उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। और ये लाल डलहौजी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी, सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी। और अगर कहा जाए कि 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना थी, या जो सबसे बड़ी आप समझिए कि शुरुआत होने के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो सबसे मेन कारण हो सकता है, एक सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक हो सकता है, वो ये हो सकता है कि लाल डलहौजी ने जिस आधार पर, जिस कुशासन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। और नाना साहब जो बिठूर कानपुर नगर पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, उनको मिलने वाली पेंशन, उनको मिलने वाली सुविधा अंग्रेजों ने छीन ली। तो ऐसे ही अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को उनके अपने ही महल से बाहर निकाल दिया गया, उनको लाल किले से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि राजनीतिक कारणों में एक लोग, छोटे छोटे कारणों की भले ही भूमिका हो, लेकिन इन सब कारणों ने मिल करके उस बारूदी ढेर का काम किया जिसमें हल्की सी चिंगारी एक प्रज्वलित ज्वाला के समान, एक बाउंडर के समान उठ खड़े होने को तैयार थी। नाना साहब, जिन्हें आप उनका वास्तविक नाम धोदू पंत भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर, जिनको उनके ही किले से बाहर निकाल के तो ऐसे बहुत से राजनीतिक रीज़न हैं, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल कारण हैं जिन्होंने राजनीतिक कारणों में सर्वप्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि मेंस और प्री के हिसाब से इतने ही राजनीतिक कारण बहुत हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में अंग्रेज चूंकि शुरुआत में व्यापार के लिए और जिस देश का दोहन करने के लिए ही आए थे, लेकिन वो यहाँ की चल अचल, यहाँ की सोने की चिड़िया वाली संपदा को देखकर लालायित हुए और यहाँ से लूट खसोट करके भारतीयों को कंगाल बनाकर छोड़ दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है कि भारत की धरती बुनकरों की हड्डियों से सफ़ेद हो गई है। ये क्वेश्चंस भी आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है कि भारत की धरती, बंगाल की धरती बुनकरों की हड्डियों से सफ़ेद हो गई है। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था, भूमि राजस्व था, जिसकी उन्होंने 3 प्रथाएं स्टार्ट की, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। मैं इन सब पे डिस्कस बाद में करूंगा, लेकिन एक एक लाइन में जानेंगे। रैयतवाड़ी जो कि साउथ इंडिया बेसिकली मुंबई और मद्रास में सबसे पहले 1792 में मद्रास से स्टार्ट की गई थी।
जमींदारी या स्थायी व्यवस्था 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, और महालवाड़ी आपका आज का यूपी और पंजाब वाले एरिया में। तो इन तीनों में क्या था कि अधिकतम लगान वसूला जाता था। किसान से इतना टैक्स वसूला जाता था कि वो मरने तक को भी तड़पता था। आप मदर इंडिया जैसी मूवी देखिए, जिसमें किस तरह से साहूकार परेशान करता है, उसी तरह इसमें भी था कि जमींदारी प्रथा में भी था कि अंग्रेजों का दबाव जमींदारों पर, और जमींदार जा करके एक बार सुनने को मिलता है कि किसी जमींदार ने कहा कॉर्नवालिस के सहयोगियों से कि उसके खेत में तो कुछ भी नहीं बचा, टैक्स कहाँ से लाके दें? तो कहा गया घास तो है, घास काट करके उसका टैक्स वसूल करो। और इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स होता था, इतनी बड़ी मात्रा में लगान होता था कि लोगों को खेती करना, जो भारत की प्राचीनतम परंपरा रही है, जो खेती हमारे लिए सर्व प्रमुख साधन रही है, उत्तम खेती, मध्यम बान, निकष चाकरी, भिगदान, जिस खेती को हमने उत्तम माना है, उसको त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, जिसको सुमित्रानंदन पंत ने हे ग्राम देवता तुमको नमन तक कहा है, वो ग्राम देवता अपने उस मंदिर को त्याग करके उस शमशान भूमि की ओर चलने को तैयार हो गया। इतनी आर्थिक दुर्दशा इन्होंने की, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण और कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। आप कल्पना करिए, जहां भारत में गेहूं, चावल और सांवा, जौ, कोंदो जैसी मोटी फसलें, वहां पर उन्होंने इंडिगो, नील, कॉफी, टोबैको, तंबाकू जैसी प्रमुख बहुत सी कॉमर्शियल कृषि शुरू की, वाणिज्यिक खेती शुरू करवा दी। आप सोचिए कि जो चावल के पेट से बिहारी और बंगाली, विशेष रूप से बिहार बंगाल में रहने वाले, अपने बच्चों का और स्वयं का पेट भरते थे, वहाँ पर नील की खेती हो रही। और फिर आपने नील का विद्रोह सुना ही है, उस पर अलग से भी बात आप करेंगे। जो बिहार और बंगाल में होने वाला जूट, बड़ी मात्रा में जुल्हे जो होते थे, जूट की खेती होती थी और कॉटन की खेती करवाई। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से भी जूट और कपास की खेती आ रही है। आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि कपास और जूट हमारे लिए नए थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंडन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे यहाँ कॉटन की खेती मानी जाती है, और कपास का तो जन्मदाता भारत माना जाता है। हमारे कपड़े दुनिया में इतने फेमस थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। ढाका की मलमल, अवध के कपड़े, खैराबादी, मलियावादी, भारत की मलमल, ढाका की इतनी मुलायम और इतनी अच्छी होती थी, उसकी कल्पना, उसका वर्णन करना ही विश्व में अपने आप में असंभव है। यहाँ तक कि यूरोप में संसद में राजा प्रजा तक लोग परेशान हो गए थे। एक यूरोप का व्यक्ति कहता है कि यूरोप तो भारत के कपड़ों का गुलाम हो गया है। रजाई, गद्दे, लिहाफ और कपड़े छोड़िए, हमारे खिड़कियों पर पड़ने वाले पर्दे तक वहाँ से आते हैं। और आपने पहले भी सुना है कि रोम में भी चर्चा हुई थी कि भारत के कपड़े इतने महीन होते हैं, इतने अच्छे, इतने मुलायम होते हैं कि रोमन महिलाओं को उन कपड़ों को पहनकर सड़क पर चलने से मना किया जाता था। तो वो भारत जो सोने की चिड़िया था, उसको कंगाल बनाने में, उस सोने की चिड़िया के पंख काटने में, धड़ काटने में अंग्रेजों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो जुल्हाए कपड़े बुनकर बड़े खुश हुआ करते थे और अपने देश समाज के साथ साथ पूरे विश्व को प्रकाशित करते थे, उनसे बॉन्ड पेपर लिखवा लिए गए, उनसे बंधन करवा लिया गया। उनसे कहा गया कि आप खेती भी सिर्फ हमारे लिए करेंगे और कपड़े हमारे सिर्फ आप बनाएंगे। चीपलेस, प्राइसलेस, मूल्यहीन काम करवाया गया उनसे
उस बॉन्ड पेपर में साइन करवा लिए कि आपके द्वारा जो भी कपड़ा बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आप अंग्रेज़ों को बेच सकते हैं, किसी भी फ्रेंच, डच, डेन, किसी विदेशी को नहीं बेचेंगे। और उसके बदले जो मूल्य था वो नगण्य था, प्राइसलेस था, उसकी कोई कीमत थी ही नहीं। और इसके बाद आपने सुना है कि न जाने कितने जुल्हाओं ने अपने अंगूठे काट दिए, राइट हैंड थंब काट दिया, क्योंकि जब अंगूठा रहेगा ही नहीं तो काम क्यों करेंगे, काम कैसे करेंगे। अब आप सोचिए कि अंगूठा काटने को व्यक्ति क्यों मजबूर हो रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ उसका प्राइस, उसका मूल्य मुझे मूल्यवान नहीं है, उस प्राइस का मेरे और मेरे परिवार और मेरे समाज के लिए कोई योगदान नहीं है। और लोग कृषि की ओर भागने लगे, और खेती में तो पहले से ही मार पड़ी थी। तो जो हमारा इंडस्ट्री थी, जो हमारा उद्योग था, उसको बर्बाद कर दिया। इसीलिए एक वर्ड होता है बी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अंग्रेजों ने कृषि पर भी इतना लूट खसोट किया कि वहाँ से भी लोग भागने लगे और बड़े बड़े अकाल भुखमरे पड़ने लगे, बड़ी बड़ी त्रासदियाँ आने लगी, अकाल की बारंबारता हो गई। ऐसा नहीं कि अकाल पहले नहीं होते थे, अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन वो प्राकृतिक कारणों से आते थे, नेचुरल रीजन से आते थे। लेकिन ये अकाल बने बनाए हुए अकाल थे। ये अकाल अंग्रेजों की उस लूट खसोट, उस चालाकी का परिणाम था कि भारत में सब कुछ होते हुए भी देश उस स्तर को जाने को तैयार था जिसका वर्णन शायद ही किया जा सके। वो भारत जहाँ जुलाहे, स्वर्णकार, किसान सभी अपने धंधे में लग करके, किसान दिन भर हल जोत कर शाम को उस पसीने की स्वेत की बूंद से भारत का इतिहास लिखता था। वो जुलाहे, वो औद्योगिक लोग जो अपने स्वेद से अपने देश का भविष्य का निर्माण करते थे, जहाँ पर सब लोग हंसी खुशी सुबह से दिन भर काम करके शाम को उस बरगद या पीपल या नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके ढाल, ढोलक की थाप और मजीरों की झनकार के साथ लोकगीतों का आनंद हुआ करता था। वो भारत जहाँ बारात में सोने की थाली में जवना परोसो जैसा गीत प्रसिद्ध है, आज भी लोग गाते हैं, लेकिन अब वो सोने की थाली में जवना परोसने का समय तो नहीं रहा। जिसके लिए कहा गया सोने की चिड़िया, उस देश को उस स्थिति में ले आए, आर्थिक स्थिति में कि प्रत्येक व्यक्ति मरने को व्याकुल था। और सबसे बड़ी दुर्दशा जो होती है, सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है, सबसे बड़ी बेसिक जो समस्या होती है, वो गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है। बाबा तुलसी भी लिखते हैं रामचरितमानस में, नहीं दरिद्र सम दुखी नदी, दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है दुनिया में। तो इस तरह इतने आर्थिक कारणों के कारण आप समझ पाएंगे कि इन आर्थिक कारणों ने किस तरह की भूमिका निभाई होगी। कार्ल मार्क्स तक को इसका वर्णन करना पड़ा कि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने सूती वस्त्रों की मां को बाहर कर दिया और चरखा और खंगी तोड़ दिया। और बहुत से ऐसे कारण थे इस आर्थिक कारणों में कि भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाता और वहाँ से बना बनाया माल वापस आता। हम सिर्फ कच्चे माल के उत्पादक बन के रह गए। जो भारत निर्यातक हुआ करता था, आज वो देश आयातक बनकर रह गया। और बने बनाए कपड़े, कितना एक चक्र चला दिया गया कि कच्चा माल हमारा ही इंग्लैंड गया, वहाँ से बन के हाई प्राइस पे वापस इंडिया, और हम खरीदने को मजबूर। और रहा सा कसर रेलवे ने पूरा किया, जिसकी मात्रा से
कच्चे मालों के दूर दूर तक जोड़ दिया गया और वापस उस रेलवे के माध्यम से हमारे गांवों को विदेशी सामानों से पाट दिया गया। सूती वस्त्रों की मां को ही सूती कपड़ों से पाट दिया गया। तो आर्थिक कारणों ने भी अपनी भूमिका अदा की और इन कारणों ने 1857 के रिवोल्ट में भी अहम भूमिका अदा की। अब आते हैं सोशल रिलीजन रेस, सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। सामाजिक और धार्मिक कारण भी अपनी भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में अगर जरा सा भी खींचतान होता है तो ये विद्रोह के लिए प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने किया कि भारतीय सामाजिक बने बनाए ढांचे में बदलने का प्रयास किया, जबकि ये सामाजिक और धार्मिक समस्याएं बड़ी मात्रा में हमारे निचले तबके की नहीं थी, उच्च तबके की जरूर हो सकती थी। जैसे सती प्रथा अधिनियम 1829, सती प्रथा अधिनियम 1829 नियम 17 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लाया गया। सती प्रथा को बैन किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आए। दासता का अंत किया गया। शिशु हत्या पर, हालांकि ये कारण निश्चित रूप से ये अंग्रेजों के किए गए कार्य अनजाने में ही सही, लेकिन समाज में एक अच्छे कारणों का या एक अच्छे कार्यों का संकेत हो सकते थे। लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयासों और उन्होंने जिस मंशा से इनको लागू किया उससे भारतीयों को ठेस लगी। और साथ ही सबसे बड़ा योगदान इसमें क्या रहा कि जो ईसाई मिशनरीज आए उन्होंने इन एक्ट को समाप्त करने के साथ साथ ही अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और बड़ी मात्रा में समाज के निम्न तबके को, ट्राइबल सोसाइटीज़ को बड़ी मात्रा में ईसाई मिशनरी के रूप में चेंज करने का प्रयास किया। और आप ये आज भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम और नागालैंड, केरला वगैरह बड़ी मात्रा में आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, ट्राइबल्स। और 1850 का जो एक एक्ट लेकर आए, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, उसके तहत ये किया गया, अंग्रेजों ने जानबूझकर इस एक्ट को पास किया कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति या कोई हिंदू परिवार, कोई भी पर्सन अपने धर्म को छोड़कर बाहर जाता है तो उसको उसकी चल अचल संपत्ति से बाहर नहीं कर सकते थे, ताकि उसे क्रिश्चियंस बनाया जा सके। और रेलवे से भी लोग नाखुश थे। रेलवे में लोगों को, जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, लोगों को उच्च और निम्न को एक साथ बैठना पड़ता था। दूसरा, भारतीयों में रेलवे का मेन काम भारतीयों की सुविधा नहीं था, रेलवे को खानों और दूरस्थ स्थानों तक जोड़ना था। साथ ही रेलवे के डिब्बों में भारतीयों को हे समझाया जाता था, काले कुत्ते समझाया जाता था, निम्न समझाया जाता था भारतीयों को, और सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा करने को विवश होना पड़ता था। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल आपके सामने। तो इस तरह भारतीयों को लगने लगा कि हमारा धर्म और दीन दोनों जाने वाला है, धर्म और दीन दोनों नष्ट हो रहे हैं। तो इन कारणों की भी अपनी भूमिका रही। समाज में एक ऐसा माहौल बन गया कि ईसाई मिशनरी लगातार बड़ी मात्रा में जो शिक्षा भी दे रहे थे, जैसे आप समझते हैं 1813 के एक्ट से ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल गई। और इस विद्रोह का एक मिलिट्री कारण जो है, सैनिक कारण, वही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग तो इसे सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। हालांकि विद्रोह के स्वरूप की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी तो सिर्फ कारणों पर है। तो एक तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 आया।
जनरल सर्विस रूल एक्ट 18, इसके तहत क्या किया गया था कि भारतीयों को समुद्र पार या कहीं भी जाकर के लड़ने को विवश किया जाता था सैनिकों को। जबकि आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म था उसमें समुद्र पार की यात्रा करना बड़ा मुश्किल था। समुद्र पार की यात्रा करते समय उन्हें अपना धर्म संकट में दिखता था, और कभी कभी तो कुछ वापस आते थे तो उनको परिवार वाले ही स्वीकार नहीं करते थे। दूसरा, पगड़ी पहनने या दाढ़ी रखने पर भी बैन लगाया गया। जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लाल डलहौजी लेकर आया, उससे सैनिकों को मिलने वाली फ्री डाक की सेवा भी समाप्त कर दी गई। और दूसरा एक और कारण कि भारतीय सैनिक को हमेशा हे दृष्टि से निम्न दृष्टि से देखा था, जबकि सर्वाधिक काम इंडियन सोल्जर करते थे। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार के पद से ऊपर नहीं पहुंच सकता था। सैनिक हमारे आदेश देने वाले अंग्रेज। और दूसरा एक और हुआ था कि जब अवध का विलय कर लिया गया था, तो अवध के विलय के बाद वहाँ की प्रजा, वहाँ के किसान, वहाँ के जुलाहे, वहाँ के स्वर्णकार सब परेशान थे। उनकी रोजी रोटी छीन ली गई थी। और आप ये जानते हैं कि उस वक्त की अंग्रेजी सेना में लगभग 70% के आसपास या उस 75% के आसपास सैनिक कहाँ से थे? अवध से थे। तो जाहिर सी बात है, जिस बच्चे के माता पिता, बाबा, चाचा, ताया को परेशानी होगी, वो विद्रोह के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? और इसीलिए बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है अवध को। नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी इज अवध। तो इन सैनिक कारणों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियल और मिलिट्री, इन सब कारणों ने बारूद के उस ढेर का निर्माण कर दिया जिसमें एक हल्की सी चिंगारी भी महाविस्फोट को जन्म दे सकती थी। और वो हुआ जिसको हम तात्कालिक या इमीडिएट कारण कह सकते हैं। और वो हुआ भी। अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्राउन ब्रेस की जगह इनफील्ड राइफल को यूज किया। ब्राउन ब्रेस की जगह इनफील्ड राइफल को यूज किया, और इसमें गाय और सुअर, काऊ एंड पिग का फैट या वसा या उसकी चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी यूज की जाती थी, जो कि दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम के सैनिकों के लिए, जो कि दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए, चाहे तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों के लिए बड़ा असहनीय था। हिंदुओं के लिए गाय पूज्य होती है किसी, और चूंकि उसके कारतूस को दांत से खोलकर लगाना पड़ता था, तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना ने वास्तव में उस चिंगारी का काम किया। इस घटना ने उस चिंगारी का काम किया। और जैसे ही ये बात मालूम चली, विद्रोह की शुरुआत हो गई। और विद्रोह की शुरुआत में अफवाहों की भी भूमिका रही। जैसे कमल और रोटी का मैंने जिक्र किया है, ऊपर पेज पे आप देखेंगे, तो माना ही जाता था कि इस विद्रोह को हम एक देश में, जो अंग्रेज़ों ने या जो अन्य इतिहासकारों ने इस बात का डिस्कशन किया है कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बट जो आप नए नए डाटाज आएंगे, नए नए अभ्यूह खंगालेंगे, तो आपकी भ्रांति भी दूर होगी। क्योंकि ऐसा उस वक्त बड़ी मात्रा में अफवाह फैल रही थी गांव गांव में, कोई व्यक्ति आता है रोटी देकर चला जाता है, उससे एक रोटी से फिर आपको 5 रोटी, फिर आगे रोटी, फिर आगे, ऐसे करके आपको देनी होती थी। यानी कि प्रत्येक गांव में वो कमल रोटी 1857 के विद्रोह के लिए तैयार किया जा रहा था। और 31 मई 1857 की डेट भी निश्चित की गई थी, लेकिन उसके पहले ही सब हो गया। तो ये भी हम आगे चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं, सुनियोजित था कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन एक और आप जान सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो आप सब जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी था। और इसी समय
अंग्रेज़ के पीएम कौन थे, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे, तो हेनरी पामर्स्टन। इस वक्त इंग्लैंड में पीएम कौन थे, हेनरी पामर्स्टन। इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी की खबर जब बंगाल पहुंचती, आपने वो स्टोरी सुनी है कि मंगल पांडे जो अवध यानी कि यूपी के बागी बलिया का रहने वाला था, मंगल पांडे कहाँ का रहना था, बलिया का, बंगाल आर्मी में था। तो किसी कारणवश वहाँ पर जो एक स्वीपर आया, उससे पानी या उसे लोटा छूने से उसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप इस लोटा को छूने से तो मना कर रहे हो, लेकिन जिस राइफल का आप प्रयोग कर रहे हो उसको तो आप दांतों से गाय की चर्बी को काटते हो। इतना ही सुनते ही मंगल पांडे आग बबूला हो गया। उस महान देशभक्त, उस उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी जिसको बागी बलिया कहते हैं, उसका खून खौल उठा और उसने 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने क्या किया कि 34वीं वाहिनी, ये क्वेश्चन भी आता है किस वाहिनी में, 34 इन्फेंट्री वाहिनी, 34वीं वाहिनी बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर में। उसने विद्रोह कर दिया और उसने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। 1-2 लोग लेफ्टिनेंट बाग मारे गए। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उस महान देशभक्त को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मंगल पांडे ने किस डेट को विद्रोह शुरुआत किया, किस विद्रोह को किया, मंगल पांडे ने कौन सी तारीख को या किस डेट को विद्रोह किया, 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर किया, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी वाहिनी, 34 इन्फेंट्री 34वीं वाहिनी। और किस डेट को उसको फांसी दी गई उस महान देशभक्त को, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे रहने वाला कहाँ का था, यूपी का। यूपी के किस ज़िले से, बलिया से। तो हम देख रहे हैं कि जो विद्रोह की शुरुआत के लिए 31 1857 की डेट रखी गई थी, 31 मई 1857, उसके पहले ही 29 मार्च को यह घटना बंगाल में हो गई और इसका असर फिर पूरे देश में पड़ना स्वाभाविक था। ये खबर अवध में भी आई, यूपी में भी आई, बंगाल बिहार में भी आई। और इसी की शुरुआत जो मेरठ है यूपी का, जिस मेरठ को हम सिटी ऑफ रिवोल्ट भी कहते हैं, क्रांति नगरी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मेरठ को कैंची नगरी, क्रांति नगरी भी कहा जाता है। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों ने विद्रोह किया था और उनके कोर्ट मार्शल का आदेश दे दिया गया था। तो 10 मई 1857 को सैनिकों ने उनके समर्थन में विद्रोह की शुरुआत कर दी। और उन सैनिकों ने कब विद्रोह शुरुआत किया, 10 मई 1857 को। ये क्वेश्चन आता है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। आप बैरकपुर नहीं करेंगे, शुरुआत का समय आप मेरठ करेंगे। इंडिविजुअल जो विद्रोह वो बैरकपुर से हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, लेकिन वास्तव में विद्रोह शुरुआत कब से होती है, 10 मई 1857 मेरठ, 10 मई 1857 मेरठ। और इसीलिए मेरठ को हम क्रांति नगरी, सिटी ऑफ रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने उन सैनिकों को घेरने का प्रयास किया। सैनिकों ने पूरी छावनी विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। तो अंग्रेजों ने पुलिस को, सेना को लगा दिया उनके पीछे। और एक चौकी प्रभारी थे धन सिंह कोतवाल, जिनको पकड़ने का आदेश, धन सिंह कोतवाल चौकी प्रभारी, जिनको अंग्रेजों ने सैनिकों को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन धन सिंह कोतवाल ने देशभक्ति और वीरता के लिए सैनिकों के साथ हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और धन सिंह कोतवाल ने बड़ी वीरता का वर्णन किया है, बड़ी वीरता से कार्य किया, उसका वर्णन संभव नहीं इस छोटे से वीडियो में। और वो भी शहीद हुए। सैनिक पहुंचते हैं दिल्ली 11 मई को 1857 को। जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उन्हें पहुंच करके उनके किले को और उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि अब आप हमारा साथ दें और विद्रोह करें। बहादुर शाह जफर पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, बट अनबने ढंग से ही अंततः वो इस विद्रोह के एक सिंबॉलिक, एक प्रतीक के रूप में सामने आए और इस विद्रोह का नेतृत्व उनको सौंपा गया, ताकि इस विद्रोह को एक दिशा,
एक स्वरूप प्रदान हो सके, क्योंकि अभी भी भारत में मुगल सम्राट एकता का प्रतीक था और पूरे भारत में अभी भी उस मुगल सम्राट के साथ लोगों को सहानुभूति भी थी, जिस तरह से उनको अपने ही किले से, अपने ही घर से बाहर किया गया था। बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने यहाँ पर दिल्ली में विद्रोह किया। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यहीं पर एक जलसा नाम की कमेटी बनाई जिसमें 10 मेंबर शामिल हुए, 4 सैनिक और 6 सैनिक। बहादुर शाह जफर ने न चाहते हुए भी इस विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और अंततः उस नेतृत्व को फिर मनोयोग से पूर्ण रूपेण निभाने का प्रयास भी किया। ये बात अलग है कि बाद में अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और रंगून जेल यानी कि बर्मा में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर ने कहा भी था कि मुझे 2 गज अपने देश की जमी भी नसीब नहीं हुई। और दिल्ली में विद्रोह किसने शांत किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो निकलसन और हडसन ने शांत किया था। और इसके बाद विद्रोह आपका लखनऊ में आप जानते हैं बेगम हजरत महल और उसके बेटे ब्रिटिश कादी ने विद्रोह किया। इनके जो पति थे नवाब वाहिद अली शाह, उनको जब अवध छोड़ने के लिए विवश किया गया तो पूरी जनता रोई थी, पूरी जनता उनके समर्थन में थी। और कहा यहाँ तक जाता है कि लखनऊ से कानपुर तक जनता उनके साथ पैदल उनको छोड़ने आई जब अंग्रेज उनको ले जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस बेरहमी से, किस दुर्दशा से हमारे अपनों को हमारे ही घरों से बाहर किया। बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर ने बड़ी वीरता से उस लखनऊ की रक्षा करने का प्रयास किया। और लखनऊ में विद्रोह को दबाया किसने? कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस ने। 4 जून 1857। हालांकि बाद में बेगम हजरत महल अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आई और वो नेपाल पलायन कर गई। कहाँ चली गई? नेपाल। और उसके बाद का हमें पता नहीं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिसे हम डंका सा भी कहते हैं, बाघ डंका सा, उसने ही अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजों को नाके उस चने चबवा दिए। अंग्रेज उनसे इतना परेशान हो गए थे कि उसके सिर के ऊपर 50,000 नगद इनाम रखा गया था। और बाद में आप जानते हैं कि घर का भीति लंका ढाए, किसी के भेद देने के कारण उनको पकड़ा गया था और फांसी पर चढ़ा दिया गया। जेम्स नील ने वहां पर विद्रोह शांत किया। झांसी और ग्वालियर की बात कर लें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। लक्ष्मीबाई की वीरता तो आप सब जानते हैं। यूरोज को कहना पड़ा था कि विद्रोही में अगर एकमात्र मर्द है तो वो झांसी की रानी। उसने अपनी सहेलियों जैसे झलकारी बाई आयत के साथ मिलकर बहुत विद्रोह किया। झांसी का ये शब्द आप तक रानी का ये शब्द आज तक आपके कानों में गूंजता, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सर्वाधिक रण कौशल और वीरता का प्रदर्शन करने वाला उस विद्रोह में कोई नेता था तो लक्ष्मीबाई थी। शुद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं उनके बारे में, सिंहासन हिल उठे। शुद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे, बूढ़े भारत में आई फिर से जवानी थी। सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या गजब लाइन लिखी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अंततः उसने अपनी वीरता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। और यहाँ पर भी वही होता है, घर का बेटी लंका ढाए। उसकी सहेलियों ने तो उसकी रक्षा की, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने, उसके मंत्रियों ने विश्वासघात किया और गेट खोल दिया। और वहां से भी उसका घोड़ा उस किले की दीवार को फांद कर ग्वालियर तक पहुंचता रहा, लेकिन नाले में जाकर फंस गया।
और दत्तकपुर दामोदर राव को साथ लिए हुए वो देशभक्त वीरांगना शहीद हो गए इस देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखने हैं तो कभी सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को अगर आप याद करना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता जरूर पढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म बनारस में हुआ था, क्वेश्चन फैक्चुअल में आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हुआ था, इसीलिए इनका एक नाम मणिकर्णिका भी था और इनका एक नाम बचपन का मनु भी था। और इनका पालन पोषण कानपुर के पास बिठूर में हुआ, नाना साहब के यहाँ हुआ और शादी इनकी झांसी में हुई, गंगाधर राव के साथ हुई थी। तो झांसी की स्टोरी फिर अलग से भी सुनेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में जगह जगह मानचित्रों का प्रयोग करवाया है, मैप्स से आपको दिखाने का प्रयास किया है। उनकी कुछ तस्वीरें भी है इसमें। इस वीडियो में आपको झांसी की रानी, नाना साहब, इन सब की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। आप तस्वीर से ही देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने वास्तव में कितने महान कार्य किए। कानपुर की बात करें तो कानपुर भी क्रांति का गढ़ रहा है और कानपुर बेसिकली उस वक्त बिठूर पर एक अलग से वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बिठूर 1857 के विद्रोह का देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। बिठूर बेसिकली जब पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने बिठूर की जागीर दे दी थी कानपुर की, तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ या बिठोवा सबके आदर्श होते हैं, तो उस बिठोवा की मूर्ति लेकर वो यहाँ पर आए और उस बिठोवा से इस बिठूर का नाम पड़ा। हालांकि उससे पहले ब्रह्मावर्त भी बिठूर में है, जिस ब्रह्मावर्त को पूरे दुनिया का केंद्र माना जाता है। ब्रह्मावर्त घाट पर आइए और ज़रूर आप उस आनंद का अनुभव कीजिए। खैर, कानपुर बिठूर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। जिनको हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं। अजीमुल्ला खान साहब जो उनके विशेष सलाहकार और विशेष मंत्री थे, वो भी साथ में थे। तात्या टोपे भी यहीं पर थे। कानपुर में विद्रोह को समाप्त किसने किया? हैवलॉक और कैंपबेल। नाना साहब ने भी अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। अजीमुल्ला खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नाना साहब से तो अंग्रेज इतना परेशान थे कि उनके सर पर 1 लाख रुपए का नगद इनाम रखा था। हालांकि नाना साहब भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और नेपाल चले गए, नेपाल पलायन कर गए। उसके बाद क्या हुआ उसकी स्टोरी हमें अभी तक पता नहीं। और कानपुर में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 को। इलाहाबाद बनारस की बात कर लें तो यहाँ पर लियाकत अली ने विद्रोह किया। जेम्स नील ने विद्रोह को शांत किया 6 जून 1857। बरेली रोहिलखंड क्षेत्र में खान बहादुर खान ने अपनी उस अद्भुत वीरता का परिचय दिया। जो ये लोग कहते हैं ना कि क्षेत्रीय विद्रोह था, रीजनल मूवमेंट था, ये पूरे देश में नहीं फैला, उसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ आज। आप देखेंगे कि विद्रोह की कितने प्लेसेस में ये विद्रोह हुआ। मैं पूरे प्लेस तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने आप अन्य किताबों से, अन्य वीडियो, अन्य ऑडियो लेक्चर की वजह मैंने आपको अधिक नाम देने का प्रयास किया है ताकि आपकी कुछ नई भ्रांतियाँ, ताकि आपके कुछ भ्रांतियाँ और संदेह दूर हो सके। आरा बिहार का क्वेश्चन आता है। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, बाबू अमर सिंह ने विद्रोह किया। यहाँ पर शांत किसने किया? विलियम टेलर ने 12 जून 1857 को। और कुंवर सिंह की वीरता के चर्चे तो आप सब जानते हैं। उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी और उस महान देशभक्त ने जब गंगा जी में नाव से वो विद्रोह कर रहे थे तो उस वक्त गोली उनकी लगी दाहिने हाथ में और उस महान देशभक्त ने अपने ही हाथ से अपने दाहिना हाथ काटकर गंगा जी को समर्पित कर दी। आप इसे क्या मान सकते हैं? अगर इसको आप वीरता नहीं कर सकते, इसको आप त्याग नहीं कर सकते, तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस विद्रोह को नहीं पढ़ना चाहिए। आपके विद्रोह और इतिहास की दिशा आपको समझ नहीं आएगी। मेरठ में सैनिकों ने तो विद्रोह किया ही था, उसके अलावा वहाँ के लोकल नेता राव कदम सिंह गुर्जर ने वो वीरता का प्रयास किया दादरी तक। आप पढ़ना इनके बारे में कभी डीप, और कभी मुझे भी मौका लगेगा तो मैं इस विद्रोह का, महासंग्राम का एक पूरा
एक सीरीज भी अलग से बनाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ परीक्षार्थियों के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ परीक्षार्थियों के अलावा उन लोगों के लिए भी होगा जो 1857 के विद्रोह को सिर्फ एक तात्कालिक घटना कहकर स्थिर कर लेते हैं। दादरी राम सिंह गुर्जर की वीरता के चर्चे आप पढ़िए कभी। गुड़गांव हरियाणा हिम्मत सिंह खटाड़ा के वीरता के चर्चे आपके कानों को हिलाकर रख देंगे। इस विद्रोह में हम सिर्फ 2-3 महिलाओं के नाम जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, यहीं तक आकर हम समाप्त होते रहे। लेकिन झलकारी बाई, अवंती बाई, जाने कितनी वीरांगनाएं इसमें थी। और तो कुछ ऐसी वीरांगनाएं थीं जिनके नाम तक हमें नहीं पता थे, जैसे आशा देवी गुजरी। मुजफ्फरनगर में उस गुजरी वीरांगना ने वो अंग्रेजों को चने चबवाए जिसके कारण अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा। आशा देवी गुजरी मुजफ्फरनगर में विद्रोह किया। हालांकि आज वो शामली जिले में है। आज की डेट आएगा तो क्या करेंगे आशा देवी गुजरी कहाँ पर? शामली। शायद ही आपने आशा देवी गुजरी का नाम सुना हो। तो आपको मेंस के लिए भी नए फैक्ट मिल रहे हैं, आप नए नए नाम दीजिए वहाँ पर। कितने लोगों ने किस किस तरीके से विद्रोह किया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी हमने अपने इतिहास को खंगाला नहीं है, अपने इतिहास को देखा नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकांश इतिहास कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने लिखा है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है, जिन्होंने हमारे ही वीरता को, हमारे ही देशभक्तों को दबा दिया। और उसी की परपाटी होती आ रही है। तो आपसे भी मैं प्रयास करूंगा आगे चल के जब आप भी सफल हो जाए तो निश्चित रूप से इस इतिहास को पढ़े और देखने का प्रयास करें कि हमारे पूर्वजों ने किस मजबूती के साथ उन अंग्रेजों से लोहा लिया था। हमेशा हम कानपुर की तो बात करते हैं, नाना साहब की तो बात करते हैं, कानपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद, उसकी बात नहीं करते हैं। फर्रुखाबाद में तुफजल हसन खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बड़ी मात्रा में उस घटिया घाट पांचाल घाट पे अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। तो मुरादाबाद में भी अब्दुल अली खान ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एमपी का नाम बहुत कम आता है, लेकिन मंदसौर आप जानते हैं एमपी में पड़ता, वहाँ फिरोज शाह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। असम, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ अवध का विद्रोह था, सिर्फ यूपी का विद्रोह था, तो असम में परेश्वर सिंह और मनीराम दत्त ने जो वीरता की अलग जलाई, आप उसको अलग से पढ़िए। ओडिशा, राजा प्रताप सिंह सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व जबरदस्त तरीके से और अपने उस दुगने वीरता से किया कि उसका वर्णन करना कठिन है। हिमाचल का नाम नहीं लेते हम लोग, लेकिन हिमाचल के कुल्लू मनाली आप नाम सुनते हैं। कुल्लू में जयदयाल और हरदयाल सिंह ने किस बहादुरी के साथ अंग्रेजों का पराभव किया, उसका वर्णन बहुत मुश्किल। एमपी में ही रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, जिनका नाम सुनते हैं आप, उस रानी अवंतीबाई ने झांसी रानी की लक्ष्मीबाई की तरह ही वीरता के साथ अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। यूपी में एक प्लेस पड़ता है बड़ौत, वहाँ पर शाहमल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। एनसीईआरटी में आपको शाहमल का नाम मिलेगा, बड़ौत का। और राजस्थान में तो बहुत अधिक मात्रा में विद्रोह। राजस्थान में जयदयाल हरदयाल सिंह ने विद्रोह का काम किया। तो आहुआ यानी जोधपुर के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, आरएस में क्वेश्चन आता है कि आहुआ में किसने विद्रोह किया, तो ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने ठाकुर कुशल सिंह ने वो वीरता का परिचय दिया। तो कोटा में विद्रोहियों ने अंग्रेजों का, कोटा में, राजस्थान के कोटा में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर तो विद्रोहियों ने, सैनिकों ने मेजर बर्टन का सर धड़ से अलग कर दिया था और उस पेड़ पर टांग दिया था। तो अगर मैं वर्णन करता रहूँगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी उठने लगेंगे। लेकिन देशभक्ति की उस ज्वाला को आप महसूस कीजिए, उस विद्रोह को महसूस कीजिए। जब आप मेंस में आएगा तो आप नए नए नाम लिखेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसमें इन प्लेसेस को, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है मैप में, कौन कौन प्लेसेस कहाँ पर है।
अब इसे अभी तो हमने इतना ही लिखा, लेकिन अब जैसे जैसे नए नए पुरातात्विक खोजें होंगी, जैसे जैसे नए नए रिकॉर्ड्स को हम खंगालेंगे, हमें इस विद्रोह के प्रतीक कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेंगे। जितने नाम मैंने दिए, ये शायद ही नाम आपने भी सुने हो। तो इन नामों को रट लीजिए, फैक्ट के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, और यूपी पीजीटी जो हिस्ट्री से देने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो हायर कमीशन का पेपर देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए भी, नेट वाले बच्चे भी विशेष रूप से। आप कल्पना करके देखिए कि भारत में अंग्रेजों ने क्या क्या किया। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किसने किया था? विलियम हडसन ने। और कहाँ से अरेस्ट किया था? लाल दरवाज़ा, जिसे अब खूनी दरवाज़ा कहा जाता है, वहाँ से रंगून भेज दिया गया। साथ साथ उनकी बेगम जीनत महल को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और जीनत महल को भी उस रंगून जेल में ही भेज दिया गया था जहाँ पर उनकी भी डेथ हुई थी। बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना। इसी में एक घटना और अगर मैं सुनाऊं, विशेष रूप से जो बच्चे कानपुर के हैं, आपके आंखों से आंसू आएंगे। आपने नाम सुना है, जो लोग कानपुर रहने वाले, एक मैनावती मार्ग का नाम जानते हैं। उस मैनावती मार्ग की कहानी आपको मैं जब सुनाऊंगा किसी दिन अलग वीडियो में, तो आपको आंसू आ जाएंगे। किस तरह अंग्रेजों ने उस छोटी सी बेटी मैनावती से भी विश्वासघात किया और अपने बच्चों से विश्वासघात करवाया। उस अंग्रेज कमांडर की बेटी उसकी दोस्त बनकर आई, उससे कहा कि तुम चलो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और वो बेचारी बालिका रक्षा करते करते बाहर आ गई, और उस पर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उस छोटी सी बच्ची मैनावती को शहीद कर दिया। उसी के नाम पर कानपुर मैनावती मार्ग है। कानपुर को पहले कैसे लिखते थे उसकी स्पेलिंग मैंने इसमें मेंशन की है। जब नवाब वाहिद अली शाह को अंग्रेजों ने लखनऊ से बाहर निकाला, जनता कानपुर तक उनके साथ साथ आई, और नवाब के साथ इतनी संवेदनाएं जुड़ी थी, जो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। उनका अपना मत हो सकता है लेकिन आप उस वक्त गीतों को, अपनी भाषा को महसूस कीजिए, अपने लोकगीतों में देखिए क्या लिखा गया। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लय लीन हो, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लय लीन हो। कानपुर में नाना साहब ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हम महिलाओं बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। और जो बचे हुए अंग्रेज की विशेष रूप से बड़ी मात्रा में जो उनके महिलाएं और बच्चे थे युद्ध में, जब कानपुर में जब विद्रोह अपने चरम पर था और विद्रोहकर्ता अंग्रेजों पर काल की ढाल बनकर टूट रहे थे, उसी वक्त नाना साहब ने उन अंग्रेजों की बेगमों को, उनके बच्चों को और उनके कुछ सैनिकों को सुरक्षित कानपुर से निकालने के लिए एक नाव का बंदोबस्त किया। और सती चौरा घाट कानपुर में है, जाइएगा, ऐतिहासिक घाट है वो। सती चौरा घाट कानपुर में, याद रखेंगे। हालांकि उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि उसको विद्रोह वालों ने ही डुबोकर मार दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो नाव ही डूब गई थी अधिक वजन के कारण। तो उसमें लोग वो मारे गए, वो अंग्रेज मारे गए उसमें, जबकि हमने नहीं मारा उनको। हमारे अंदर इतनी संवेदना थी कि हम महिलाओं और बच्चों को छोड़ रहे थे उनके, लेकिन दुर्भाग्य से वो नाव डूब गई। लेकिन अंग्रेजों ने जो बदले में किया, कितना बीभत्स और कितना नृशंस हत्याकांड है। बीबी घर कांड कानपुर का आप जानते हैं, जिसमें बेगमें और महिलाएं बंद थी। अंग्रेजों ने चारों ओर से गोलियों से भून कर उसको मार दिया। 200 से अधिक महिलाएं मारी गई। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं पूरे देश में, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसका वर्णन संभव नहीं। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ये विद्रोह इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने अभी तक इतिहास के सिर्फ उन चुनिंदों, इतिहास के उस
हमने इतिहास के उन चुनिंदा पन्नों को पढ़कर ही इस विद्रोह को समझा है और इसीलिए हमने इसकी धारणाएं पैदा कर ली। मैंने कहा था ना कि आपको 1857 का विद्रोह मैं आपको नए स्वरूप में नए ढंग से यात्रा करवाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से ही उसकी दिशा बदलने का प्रयास करेंगे। और जब आपको ये नया विद्रोह लगे तो मुझे कमेंट से लिख के बताइए कि हाँ, आपने इसमें कुछ नया पढ़ा। और साथ साथ आप इस वीडियो में ये भी लिखने का प्रयास करें कि आप कितने बजे लाइव क्लास चाहते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग। बहुत जल्द मैं लाइव क्लास करूँगा, मुश्किल से एक हफ्ते के बाद मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। तो आपको अपनी सहमति देनी है कमेंट्स के माध्यम से कि सुबह या शाम, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, किस समय आपको लाइव क्लास चाहिए वो। और जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो लेक्चर्स आ रहे हैं, इनमें जो कमियां हैं उनका वर्णन ज़्यादा करिए और जो अच्छा लगे उसका वर्णन भी करें, ताकि इसको और अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके। आइए पुनः हम उस विद्रोह की महागाथा की ओर वापस लौटें। तो ऐसे बहुत से कारण इस विद्रोह में हैं और ऐसे बहुत से नेतृत्वकर्ता हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने। अब विद्रोह सफल ना होने के कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन भी आता है कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, तो बहुत से कारण हैं उसमें भी। तो एक एक करके कुछ प्रमुख कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी आप लिख लेंगे। इस विद्रोह को मैंने इसी रूप में पढ़ाया ही ताकि आंसर आप स्वयं लिखें। विद्रोह असफल क्यों हुआ, तो सबसे बड़ा कारण तो यह कि संगठित नेतृत्व का अभाव, एक साथ विद्रोह का प्रारंभ न होना। विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि हमने 31 मई 1857 रखी थी, बट उसके पूर्व ही 10 मई से ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। संगठित नेतृत्व का अभाव, महान देशभक्त थे नाना साहब, रानी लक्ष्मी अहमदुल्ला, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में ही लड़ते रहे और इनमें कोई भी एक नेता ऐसा नहीं था जो उस संपूर्ण रूप से नेतृत्व प्रदान कर सके, सबको एक कर सके। संगठन का अभाव। और दूसरा, घर का भीदी लंका ढाए। जितने लोगों ने विद्रोह किया उससे ज़्यादा लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। भोपाल के नवाब, गोरखा, नेपाल, कोटा, जोधपुर, जयपुर, ग्वालियर, न जाने कितने राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग को कहना भी पड़ा था कि ग्वालियर का सिंधिया अगर मेरा साथ न देता तो अंग्रेजों को कल ही भारत से बिस्तर गोल करना पड़ता। आप सोच के देखिए कि कितने, तभी तो बाद में कहा गया तंग रोधकों का काम किया इन जमींदारों ने, इस तूफान को रोकने का काम किया इन लोगों ने। नेपाल के गोरखा हों, चाहे भोपाल के नवाब हों, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हों, चाहे राजस्थान के कोटा, जोधपुर, जयपुर के महाराज, बहुत से लोगों ने युद्ध कला और नीति का भी अभाव था। नाना साहब, लक्ष्मीबाई एक दो को छोड़ दें तो बाकी को युद्ध कला और कौशल का वो अनुभव प्राप्त नहीं था जो अंग्रेजों के प्राप्त था। अंग्रेजों को उस समय ह्यूरोज, हडसन, निकलसन, लॉरेंस जैसे प्रशिक्षित सेना नायकों की सेवा प्राप्त हुई। उनके पास एनफील्ड राइफल, गोला बारूद की भरपूर मात्रा थी, जबकि हमारे यहाँ अधिकांश लोग तीर, तलवार, भारे का प्रयोग कर रहे थे। वो आधुनिक रणनीति नहीं थी युद्ध की, वो कुशलता नहीं थी। हमारे यहाँ संचार का अभाव था। तार, टेलीग्राफ ने अंग्रेजों को तत्काल सूचनाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका की। नाना साहब ने कहा भी था कि तार ने तो हमारा गला ही घोट दिया है, और उनके हथियार भी हमसे तेज थे। नाना साहब और अन्य लोगों ने कहा था कि नीली टोपी वाली राइफल गोली चलने से पहले ही हमको मार देती है। और संसाधन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे में बड़ी मात्रा में वो काम किया जो भारतीयों के लिए संभव नहीं था। रेलवे से दुर्गग्रस्त से सैनिक अंग्रेज वहाँ पहुँचा सकते थे जहाँ विद्रोह हो रहा था, जबकि हमारे पास इसकी सुविधा नहीं थी। और दूसरा सबसे बड़ा बात वही कि देश में एकता नहीं थी। और अगर हम सब मिल के लड़े होते एक बार उन फिरंगियों को भगाने के लिए, तो आज़ादी के लिए हमें 90 वर्षों का और इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य यही देश का कि जागरूकता के अभाव में हमें समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपनों को ही मार रहे हैं। एक बंगाली पंजाबी को मार रहा है तो पंजाबी गुजराती को मार रहा है।
गोली चला तो हमारे ही सैनिक रहे थे। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको आप अन्य बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि आप मेन कारणों को जानें और आंसर लिख सकें। उत्पादकता, आर्थिक दुरावस्था, ये सब कारण भी थे जिसकी वजह से हमारे संसाधनों की कमी हो गई। अंग्रेजों के पास संसाधनों की भरपूर मात्रा हुआ करती थी। तो इन सब कारणों को आप लिख पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस कारणों को संक्षिप्त में ही वर्णन कर रहा हूँ। और अब आते हैं रिवोल्ट ऑफ द नेचर, जो मेन पॉइंट है मेरे इस डिस्कशन का, कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था। पहले तो हम कुछ चर्चा कर लें कि किसने क्या क्या कहा, फिर उन स्वरूप को हम पढ़ेंगे। कुछ लोग इसे सिपाही म्यूनिटी, सिपाही विद्रोह कहते हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, आर.सी. मजूमदार जैसे लोग प्रमुख हैं। तो कुछ लोग इसे नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जिसमें बी.डी. सावरकर प्रमुख हैं, बेंजामिन डिज़रेली, कार्ल मार्क्स, ताराचंद, इवन पंडित नेहरू ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स कहते हैं। कैसे संभव होंगे मिस वर्ल्ड से, वो आगे देखेंगे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाइयों के विरुद्ध, अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटोमो टेलर ने कहा है। तो आर.सी. मजूमदार कहते हैं ना तो ये प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन कहते हैं कि धर्म के लिए प्रारंभ भले ही हुआ हो, लेकिन इस संघर्ष का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन। तो कुछ इसे मात्र अवध विद्रोह ही मानते हैं। तो इस रिवोल्ट, इस विद्रोह की प्रकृति का डिस्कशन अगर हम करें, तो वास्तव में अगर आप इस बात को माने कि सिपाही विद्रोह ही था, हालांकि इतना लंबा मैं इसको नहीं, बस आप शॉर्ट में पढ़िए, कि चूँकि मेंस में आपको इसको अधिकतम 200 वर्ड या 125 वर्डों में लिखना होगा। तो इतने ही पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो कम से कम 50 वर्ड तो यही हो गए, नाम दीजिए उसमें। अब सिपाही विद्रोह था या नहीं था, ये बात सत्य है कि इसमें बड़ी मात्रा में सैनिक शामिल हुए और सबसे ज़्यादा सैनिकों ने ही विद्रोह किया, लेकिन एकमात्र सैनिक ही शामिल नहीं थे। इसमें किसान भी शामिल थे, दस्तकार भी शामिल थे, युवा भी शामिल थे। तो अहमद खान साहब, लॉरेंस सीले के इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि ये मात्र सैनिक विद्रोह था, क्योंकि सैनिकों के अलावा इसमें अन्य लोगों ने बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। अपने खेतों से भाग करके किसानों ने इसमें वो क्रांति की ज्वाला जगाई, जिसका वर्णन आप अगर अभिलेख ढूंढेंगे तो और मिलेगा। दस्तकारों ने, जुल्हाओं ने, युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिए भी। और किसी ने इसे मात्र अवध का विद्रोह कहा है। तो ये बात सही है। शुरुआत में तो आपको इस बात सही लगेगी कि चूँकि सेना में भी 75% अवध के ही लोग थे और बड़ी मात्रा में अवध में ही विद्रोह हुआ। बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बहुत से लोग अवध के आसपास के थे। लेकिन चूँकि मैंने पहले ही आपको उड़ीसा का जिक्र कर दिया, राजस्थान का जिक्र कर दिया, हिमाचल का जिक्र कर दिया, हरियाणा का जिक्र कर दिया, तो ये सब कहाँ से इसको अवध का विद्रोह सिद्ध करते हैं? तो अवध के विद्रोह वाली बात से भी सहमत नहीं हो सकते। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, टी.आर. होम्स साहब कहते हैं, कौन इस बात को मान लेगा कि अंग्रेज सिविलाइज्ड थे और हम नॉन सिविलाइज्ड थे? हमने तो उनके साथ सभ्यता का ही परिचय दिया। और सिर्फ एक पक्ष से सभ्यता और बर्बरता का युद्ध नहीं हो सकता है। अगर हमने बर्बरता की तो अंग्रेजों ने सभ्यता का परिचय दिया, ये तो आप स्वयं देख सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अंग्रेजों ने वो बर्बरता की कि बर्बरता शब्द भी शर्मा जाएगा। बहुत से ऐसे कारनामे अंग्रेजों ने किए। बीबी घर कांड कानपुर का एग्जाम्पल है उसके लिए। तो इस बात से भी सहमत नहीं हो सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाइयों के विद्रोह, इस बात को भी संभव नहीं मान सकते। ये जरूर है कि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता जैसी देखने को मिली, वैसी फिर किसी विद्रोह में देखने को नहीं मिली। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विद्रोह बेंचमार्क था। और 1857 के बाद जब जब भी कभी किसी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को जगाने का प्रयास हुआ, तो इस विद्रोह का नाम लेकर उसे जगाया जरूर गया। लेकिन ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र संभव नहीं। चूँकि हिंदू मुस्लिम अगर सिर्फ एक तरफ होते, पूरे हिंदू मुस्लिम एक तरफ होते, तो क्या बात होती। आधे हिंदू मुस्लिम उनकी तरफ भी तो थी। तो इस बात से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले बीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम साबित करने की बात कही। उन्होंने 1857 1907 में लंदन में पुस्तक लिखी। उसके 50 वर्ष बाद उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर, डिज़रायली, कार्ल मार्क्स, ताराचंद पंडित, नेहरू तक ने इसको कहा। डिज़रायली ने पार्लियामेंट में, लंदन की पार्लियामेंट में इसको स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। ताराचंद ने भी इसे सिद्ध किया। और एस एन सेन ने भी कहा कि धर्म के लिए प्रारंभ हुआ संघर्ष अंत में स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हुआ। लेकिन आर.सी. मजूमदार लिखते ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब अगर इन सब का निचोड़ हम देखें तो ये जरूर हो सकता है कि राष्ट्रीय ना हो, क्योंकि उस वक्त राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। हालांकि ये हमारे यहाँ माना जाता है कि नेशन की अवधारणा अंग्रेज़ लेकर आए, यूरोपियन लेकर आए। बट आप कल्पना नहीं कर सकते क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम राष्ट्र नहीं हुआ करते थे। आचार्य चाणक्य ने किस राष्ट्र का सपना देखा था। हाँ, ये बात जरूर है कि आधुनिक अर्थों में हम नेशन को यूरोप का जन्मदाता मानते हैं। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि राष्ट्र ये विद्रोह नहीं होगा, तो ठीक है। उस वक्त राष्ट्र की अवधारणा गर्भ में थी, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा निकलनी तो प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि किसी एक का दर्द दूसरे के लिए भी दर्द था। अगर भारतीय एक साथ उठ खड़े हुए तो उनका एक ही सम्मिलित शत्रु था अंग्रेज, और एक ही उद्देश्य था अंग्रेजों को भगाना, तो ये फिर राष्ट्रीय कैसे नहीं हुआ। हम मानते हैं कि उनके अपने अपने स्वार्थ थे। कोई कहता था कि झांसी मैं नहीं दूंगी, नाना साहब अपनी पेंशन से दुखी थे, लेकिन अंततः उनका टारगेट तो एक ही था, और वो क्या था? अंग्रेज। और उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को बाहर भगाना। उसके बाद क्या होगा इसका स्वरूप हमारे पास नहीं था भले ही, और हमारे सफल ना होने के कारण ये भी था कि हमारे स्वरूप हमने निश्चित नहीं किया था कि उसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर विद्रोह और विद्रोही तो ये साबित करते हैं कि विद्रोह करने वाले भारतीय, और विद्रोह किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। और भगाना किसको? अंग्रेजों को। और तो लोकगीत भी हमारे यहाँ कहते हैं, विदेशिया लोकगीत चलता है पूर्वी यूपी और बिहार में, अब छोड़ दे हमारा देशवा फिरंगी। तो हमारा देशवा किसके लिए है? भारतीय हरिश्चंद्र तक कविता लिखते हैं उस वक्त। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो उस वक्त नेशन की अवधारणा भले ही गर्म में थी, बट स्वतंत्रता संग्राम से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, आप बताइए कि किस क्रांति में पूरे लोगों ने एक साथ भाग लिया है? किसी भी युद्ध में ऐसा अगर संभव हुआ हो दुनिया में, आप फ्रांस की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति बोल देते हैं, अमेरिका की क्रांति को बोलते हैं, तो क्या वहाँ पर सभी लोगों ने एक साथ भाग लिया? तो विद्रोह शुरुआत तो एक आध लोगों से ही होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ती जाती है और स्वतंत्रता संग्राम में पाणित होता जाता है। और जिस प्रकार से इसमें एक मेरठ शुरू होकर पूरे देश में ये फैला, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम की ही अवधारणा इसमें चरितार्थ होती है। एस एन सेन की बात मुझे सही लगती है कि धर्म के लिए भले ही प्रारंभ हुआ, लेकिन अंत में इसका समापन तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही हुआ। इंडिपेंडेंस वार था ये, स्वतंत्रता संग्राम था ही। और भले ही हम सफल नहीं रहे हों, भले ही उस वक्त ये राष्ट्रीय ना रहा हो, नेशनल ना रहा हो, लेकिन इसका राष्ट्रीय महत्व उत्तरकालिक और दीर्घकालिक रहा। जिस प्रकार आप जानते हैं विश्व इतिहास में जीवित सीजर से मृत सीजर अधिक खतरनाक साबित हुआ, उसी प्रकार इस विद्रोह में तात्कालिक रूप से भले ही सफल न रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इस विद्रोह के स्वरूप ने इतना अधिक प्रभावित किया, और इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष व दीर्घकालिक था। आने वाले सभी संग्रामों के लिए इसने हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम दौर के रूप में कार्य किया। हमारे आने वाले स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, गांधी, नेहरू, पटेल के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। देशभक्ति के बलिदानों के कारनामों के लिए ये अपने आप में सर्वोच्च शिखर साबित हुआ। वीरता की मसालें इस विद्रोह को लेकर बनी,
और आज़ादी वाले उन रान बाकरों के लिए देशभक्ति के गीतों का एक सिलसिला साबित हुआ। और जब भी हमारे देश में आज भी अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम जब भी दो संप्रदायों के बीच अगर कुछ भी कभी भी मनोनुकूल कार्य ना हो, कभी भी कुछ टूटने का कार्य हो, तो 1857 के उस विद्रोह को दोहराने के, उस विद्रोह को 1857 के उस विद्रोह को याद करने का समय आ जाता है। आज भी हमें उस विद्रोह को याद रखने की आवश्यकता है। आप देखिए इस विद्रोह मैंने जितने नाम दिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलकर संघर्ष किया। दोनों उस देश से फिरंगियों को बाहर करना चाहते थे, जो उनका अपना देश था, जो अपना अपना मुल्क है। बहादुर शाह जफर को कहना पड़ा था कि मुझे अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। इसी समय प्रसिद्ध शायर गालिब ने बहुत से शेर लिखे, आप पढ़िए, वो भी आगरा में मौजूद थे। उनकी शायरियों से भी आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि ये विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था, भले इसका राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और दीर्घकालिक रहा हो। और आप स्वयं मेरी बात को मत मानिए, आप स्वयं विमर्श कीजिए, आप स्वयं इसको पढ़िए और स्वयं समझिए क्या था। अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट और इसके रह गए हैं कि कुछ इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। नाम पूछते हैं। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा? द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने, बैकयर क्वेश्चन है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बार बार क्वेश्चन आता है, बी.डी. सावरकर जी की पुस्तक है। 1857 भी पूछा जाता है, 1857 वो किसकी पुस्तक है? एस.एन. सेन। और असबाब ए बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान। असबाब ए बगावत हिंद, द केजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। ये क्वेश्चंस भी आता है कि 1857 के विद्रोह पर किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, तो उसका आंसर होगा असबाब ए बगावत हिंद। सबसे पहले किसी भारतीय ने अगर पुस्तक लिखी तो सर सैयद अहमद खान ने, असबाब ए बगावत हिंद। नेक्स्ट बुक है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस विद्रोह के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग आंसर हो सकते हो, मैंने सब डिस्कस किए। आप इस विद्रोह को पढ़िए। अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन इस विद्रोह को मन से पढ़िए और इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों इस विद्रोह के बाद भारत की दशा और दिशा बदल गई थी, क्यों इस विद्रोह के बाद सीधे ही शासन महारानी विक्टोरिया को अपने हाथों में लेना पड़ा, क्यों इस विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाना पड़ा। और इस विद्रोह में अगर हम एक साथ मिलकर लड़े होते तो आज़ादी के लिए 90 वर्षों का इंतजार और नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी इस विद्रोह ने आज़ादी की वो मशाल जलाई थी, वो चिंगारी जलाई थी, जो इसके 90 वर्षों बाद 1914 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से प्रज्वलित हुई, और जब हम अंग्रेजों से सदा सदा के लिए आज़ाद हो गए। चलिए इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सुन के बताइएगा कि आपको ये महागाथा, ये महासंग्राम कैसा लगा। आप अच्छा और बुरा दोनों कमेंट्स आप निश्चित रूप से करिए, जैसा आपको लगा। और पुनः उस विद्रोह को याद करते हुए, उन विद्रोह में अनाम शहीदों को याद करते हुए इस विद्रोह को मैं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।